चैप्टर चर्चा कर रहे हैं उसका नाम है केमिकल काइनेटिक्स यानी रासायनिक गतिकी या रासायनिक प्रगति। इसके अंतर्गत हम लोग अभिक्रिया की दर और अभिक्रिया की क्रियाविधि का अध्ययन करते हैं। ऐसा हम लोग पिछले वीडियो में चर्चा कर चुके हैं। अब आते हैं हम लोग अभिक्रिया की दर के बारे में। समय के सापेक्ष अभिकारकों के सांद्रण में हुई कमी या प्रतिफलों के सांद्रण में हुई वृद्धि को अभिक्रिया की दर कहते हैं। इसे हम लोग पीछे भी वर्णित कर चुके हैं। आज हम लोग चर्चा करेंगे कि अभिक्रिया की दर या वेग कितने प्रकार के होते हैं, या फिर डिफरेंट काइंड्स जो हैं वो रेट ऑफ रिएक्शन के, इसे हम लोग कैसे व्यक्त करते हैं। अभिक्रिया की दर या वेग सामान्यतः दो प्रकार के होते हैं, औसत दर या वेग, एवरेज रेट और वेलोसिटी। हम लोग पहले भी चर्चा कर चुके हैं। अभिक्रिया की दर को अभिक्रिया का वेग भी कहते हैं। तो एक इसका प्रकार है औसत दर, जिसे हम लोग औसत वेग भी कहते हैं। एक दूसरा प्रकार है तात्कालिक या तात्क्षणिक दर या वेग, जिसे हम लोग इंस्टेंटेनियस रेट या फिर इंस्टेंटेनियस वेलोसिटी के नाम से जानते हैं। अर्थात अभिक्रिया की दर या अभिक्रिया का वेग दो प्रकार का होता है, और ये दो प्रकार औसत दर तथा तात्कालिक दर के नाम से जाना जाता है। इसे हम लोग एवरेज वेलोसिटी या फिर एवरेज रेट और इंस्टेंटेनियस रेट चाहे इंस्टेंटेनियस वेलोसिटी के नाम से भी जानते हैं। आज हम लोग चर्चा करेंगे औसत दर या वेग। क्या है यह औसत दर या वेग, कैसे इसका हम लोग निर्धारण करते हैं। सबसे पहले सांद्रण में अंतर और समय में अंतर के अनुपात को औसत दर या वेग कहते हैं। द रेशियो ऑफ change in concentration and change in time is known as average rate और वेलोसिटी ऑफ रिएक्शन। सांद्रण में अंतर और समय में अंतर। अभिक्रिया में जो हम लोग दर की चर्चा करते हैं, तो समय के सापेक्ष अभिकारकों के सांद्रण में हुई कमी को अभिक्रिया की दर कहते हैं, या फिर समय के सापेक्ष प्रतिफलों के सांद्रण में हुई वृद्धि को अभिक्रिया की दर कहते हैं। यानी सांद्रण में वृद्धि हुई या कमी, अंतर तो हुआ, और समय के सापेक्ष अंतर हुआ। यदि सांद्रण में अंतर और समय में अंतर का अनुपात हम लोग निकाल लें तो उसे हम लोग कहेंगे औसत दर या वेग। ये दो प्रकार से व्यक्त कर सकते हैं, अभिकारक के सापेक्ष भी और प्रतिफल के सापेक्ष भी। एक उदाहरण के तौर पे हम लोग यदि चर्चा करें, यदि T1 समय में अभिकारक का सांद्रण C1 तथा T2 समय में अभिकारक का सांद्रण C2 हो, तो if C1 is the concentration of reactant at time t and at time t1 and C2 is the concentration of reactant at time t2, then यानी एक अभिकारक है कोई रिएक्शन में, अभिकारक यानी वो पदार्थ जो हम लोग रिएक्शन करने के लिए लेते हैं। यदि T1 समय में उसका सांद्रण C1 हो और T2 समय में C2 हो,
तो औसत दर या वेग के बारे में हम लोगों ने चर्चा की कि सांद्रण में अंतर और समय में अंतर का यह अनुपात है। यदि हम लोग बात करते हैं अभिकारक के सापेक्ष, तो औसत दर एवरेज रेट बराबर होगा C2 माइनस C1 बटा T2 माइनस T1। चूंकि अभिकारक है तो यहां हम लोग निगेटिव साइन का प्रयोग करते हैं। क्यों करते हैं? हम लोग पहले भी चर्चा कर चुके हैं कि रेट ऑफ रिएक्शन इज अ क्वांटिटी एंड क्वांटिटी नेवर बी नेगेटिव। जो मात्रात्मक गुण होते हैं कभी ऋणात्मक नहीं होते हैं, और यही कारण है कि यहाँ पर हम लोग निगेटिव साइन देते हैं ताकि ओवरऑल जो हमारा वैल्यू है हमेशा पॉजिटिव है। यहाँ एक और चीज इंडिकेट करता है निगेटिव साइन, जो दर्शाता है कि समय के सापेक्ष अभिकारक के सांद्रण में कमी होती है। इसे हम लोग पहले भी ग्राफ के माध्यम से ऐसे रिप्रेजेंट कर चुके हैं। इधर कंसंट्रेशन और इधर समय को सूचित करते हैं, तो ये ग्राफ दर्शाता है कि धीरे धीरे अभिकारक का सांद्रण घट रहा है। यदि यही हम लोग ग्राफ प्रतिफल के बारे में बात करें, इस तरफ सांद्रण और इधर समय, तो ये ग्राफ दर्शा रहा है कि धीरे धीरे प्रतिफल के लिए हम लोग यदि चर्चा करें तो धीरे धीरे समय के सापेक्ष प्रतिफल के सांद्रण में वृद्धि होती है। प्रतिफल के लिए जब हम लोग दर की चर्चा करते हैं तो आप पॉजिटिव चिन्ह देते हैं, जबकि अभिकारक के सापेक्ष निगेटिव चिन्ह इसलिए देते हैं क्योंकि ओवरऑल जो हमारा वैल्यू है वो पॉजिटिव है, क्योंकि रेट ऑफ रिएक्शन कभी भी निगेटिव नहीं हो सकता। ओवरऑल कैसे पॉजिटिव आएगा हम लोग न्यूमेरिकल में उसकी चर्चा करेंगे। इसे हम लोग इस प्रकार से भी लिख सकते हैं, माइनस डेल्टा सी बटा डेल्टा टी। सी माने कंसंट्रेशन, डेल्टा सी यानी कंसंट्रेशन का अंतर डिफरेंस, और डेल्टा टी यानी यहाँ समय यानी टाइम का अंतर। इस प्रकार से हम लोग औसत दर या औसत वेग को हम लोग व्यक्त कर सकते हैं। इस पर हम लोग न्यूमेरिकल के अगले दिन चर्चा करेंगे। धन्यवाद। यदि चैनल को अभी तक आप लोग सब्सक्राइब नहीं किए हैं तो सब्सक्राइब करें। हम लोग चर्चा कर रहे हैं पिछले वीडियो में जो होमवर्क आपको दिया गया था उसके संबंध में। पिछले वीडियो में हम लोगों ने होमवर्क की चर्चा की थी कि यूनिट ऑफ के फॉर थर्ड ऑर्डर रिएक्शन। थर्ड ऑर्डर रिएक्शन के लिए यूनिट ऑफ के लिए हमारा जो फॉर्मूला था मोल प्रति लीटर के पावर 1 माइनस n, तो n की जगह हम लोग 3 रखेंगे। यहाँ ध्यान देंगे थर्ड ऑर्डर का मतलब ये होता है कंसंट्रेशन ऑफ रिएक्टेंट जो भी है इनका जो पावर है वो 3 के बराबर हो। यदि पावर का सम 0 के बराबर हो तो जीरो ऑर्डर रिएक्शन करते हैं। तो यहाँ n के जगह पर हम लिखेंगे 3। तो ये कुछ ऐसा होगा, मोल प्रति लीटर के पावर -2 और सेकेंड इनवर्स। इसे हम लोग लिख सकते हैं मोल, ध्यान देंगे मोल पर -2, लीटर पे +2, क्योंकि -2 नीचे आया ऊपर जाएगा +2, और सेकेंड इनवर्स। इसे व्यक्त करना हो तो मोल प्रति लीटर के पावर 1 माइनस n के जगह 0 रखेंगे, अर्थात मोल प्रति लीटर और सेकेंड इनवर्स। अर्थात हम लोग इसे ऐसे व्यक्त कर सकते हैं मोल लीटर नीचे है तो ऊपर जाएगा तो -1 और सेकेंड इनवर्स। यह यूनिट ऑफ के इस तरह से हम लोग व्यक्त कर सकते हैं, और यूनिट ऑफ के यहाँ हम लोग इस प्रकार से व्यक्त कर सकते हैं थर्ड ऑर्डर के लिए, और इस प्रकार से जीरो ऑर्डर के लिए। इसे आप लोग चेक कर लेंगे जो आप लोगों ने आंसर बनाए हैं। धन्यवाद।